डियर स्टूडेंट्स, कल अपन ने प्रबंध में सहभागिता से क्या तात्पर्य है और उसकी कौन कौन सी मुख्य विशेषताएं होती है, इस बिंदु पर अपन सभी लोगों ने मिलकर के चर्चा की थी। आज अपन इस विषय पर अध्ययन करेंगे कि प्रबंध में सहभागिता के उद्देश्य क्या है, अर्थात प्रबंध में सहभागिता क्यों की जानी चाहिए, इसकी क्या उद्देश्य है, इससे क्या इसके मुख्य लाभ है। उद्देश्य और लाभ लगभग दोनों एक जैसे से होते हैं, तो आज अपन इस बात पे चर्चा करेंगे कि प्रबंध में सहभागिता के उद्देश्य क्या क्या है, इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है। इसके तो अपन ये जानते हैं कि प्रबंध में जो श्रमिकों की सहभागिता है उसका मुख्य जो उद्देश्य होता है वो बेसिकली होता है उद्योग में श्रमिकों एवं प्रबंधकों के मध्य में सौहार्दपूर्ण संबंधों की स्थापना करना। और जब किसी भी उपक्रम में सौहार्दपूर्ण संबंधों की स्थापना की जाती है तो उसका उद्देश्य उत्पादकता में वृद्धि करना पहला होता है। उत्पादकता में वृद्धि करना श्रमिकों और प्रबंधकों दोनों के हित में होती है। जहां अगर उत्पादकता में वृद्धि होगी तो जहां श्रमिकों को मिलने वाली सुविधाएं, मजदूरी, उनमें एक तरफ वृद्धि की संभावना बढ़ती है और वहीं नियोजकों को या निर्माताओं को उत्पादकता में वृद्धि होने के कारण से लाभ की प्राप्ति में भी बढ़ोतरी होती है। जब किसी उपक्रम के लाभ में वृद्धि होगी तो ही वह उपक्रम अपने श्रमिकों को अधिक वेतन, अधिक सुविधाएं प्रदान कर सकता है। प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता के माध्यम से उत्पादकता या कौशल में वृद्धि संभव होती है एवं जो वस्तुएं उत्पादन की जा रही है उसकी क्वालिटी में और उसकी क्वांटिटी में दोनों में ही वृद्धि संभव है। जब प्रबंध में सहभागिता होती है तो किस वस्तु का उत्पादन करना है, किस प्रकार से करना है, उसमें कौन सा श्रमिक कौन सा काम करेगा, ये सारी बातें भी उसके बीच में कई बार तय हो जाती है। उसके कार्य के घंटे क्या रहेंगे, तो परिणाम क्या होता है कि जो श्रमिक है वो ऐसा मानता है कि जो ये मैं कार्य कर रहा हूँ मैं मेरा व्यक्तिगत कार्य कर रहा हूँ, इसलिए उसमें जो प्रबंधकों और श्रमिकों के बीच में जो मतभेद होते हैं उनमें उत्पादकता कितनी होनी चाहिए, वो कितना उत्पादन करेगा, किस प्रकार की मशीनरी का होगा, कौन से वेस्टेज को कैसे रोका जाएगा, वस्तुओं की क्वालिटी और क्वांटिटी कितनी होगी, ये सारी बातें बेसिकली उसी समय पर तय हो जाती है। इसलिए तय होने के कारण से किसी भी प्रकार का कोई संशय, किसी भी प्रकार का कोई डाउट, किसी भी प्रकार का श्रमिकों में कोई असंतोष नहीं रहता है। और इसी प्रकार से जो निर्माता होते हैं उनके भी ये विषय ध्यान में रहता है कि हमारे जो श्रमिक हैं वो कितना काम करेंगे, कितने घंटे काम करेंगे, उनके निर्माण की प्रोसेस क्या होगी, इन सारी बातों को, चूँकि कार्य की कंडीशंस कैसी होगी, ये सारी बातें तय हो जाती है। परिणाम स्वरूप दोनों ही पक्षकारों में संतुष्टि का भाव पैदा होता है और परिणाम ये होता है कि जो प्रोडक्टिविटी होती है, जो श्रमिक पहले 100 यूनिट्स का उत्पादन करता है उसमें उसके यूनिट्स का जो प्रोडक्शन है वो बढ़कर के 110, 120, 125 अर्थात इससे श्रमिकों की प्रोडक्टिविटी में वृद्धि होती है। इसका जो दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है वो है औद्योगिक प्रजातंत्र को प्रोत्साहन देना। आज के युग में इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी एक महत्वपूर्ण तथ्य बनकर के उभरा है। किसी भी देश की सरकार हो, राज्य सरकारें हो, श्रमिक संगठन हो, उत्पादक हो, नियोक्ता हो, सब ये चाहते हैं कि हमारे उपक्रम में जो श्रमिक हैं उनको उनमें असंतोष कम से कम हो। असंतोष कम से कम हो इसके लिए श्रमिकों को जो उद्योग होता है उसमें उनको मैनेजमेंट में उनकी शेयरिंग की जाती है, प्रॉफिट में उनकी शेयरिंग की जाती है, अर्थात वहाँ पर उनकी राय को, उनके ओपिनियन को भी इम्पोर्टेंस दी जाती है। इसलिए क्या होता है कि जो इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी होती है उसको एनकरेज होती है। हम ऐसा कह सकते हैं कि श्रमिकों की जो सहभागिता के अवसर हैं श्रमिकों को वो जरूर प्रदान करने चाहिए जिनसे उनका प्रत्यक्ष संबंध होता है। सामूहिक सौदेबाजी में श्रमिक नियोजक पर दबाव डालकर बहुत कुछ लेने का प्रयास करते हैं, लेकिन इससे उन्हें प्रतिदिन के प्रबंध में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं मिलता है। जबकि जो सामूहिक सौदेबाजी के विकास, श्रम संघों की शक्ति में वृद्धि तथा नियोजकों की प्रवृत्ति में परिवर्तन के कारण ऐसी संस्थाओं के गठन पर अब बल दिया जाने लगा है जिससे श्रमिकों के प्रतिनिधि प्रबंधकों के साथ नियमित रूप से बैठक करके संयुक्त रूप से निर्णय ले सके। अर्थात जो श्रमिकों के कलेक्टिव बार्गेनिंग थी
उसमें तो केवल प्रेशर टैक्टिक्स ज़्यादातर काम में आती है कि कौन बंदा कि अपनी बात को कितनी मनवा सकता है। किंतु इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी में जो डिसीजन मेकिंग है वो श्रमिकों को प्रदान किया जाता है, और श्रमिक डे रूटीन, अपना जो डेली रूटीन के कार्य होते हैं, जो कोई भी पॉलिसी मैटर्स होते हैं, जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई बातें होती है, उनमें श्रमिकों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो उसमें अपना ओपिनियन रखते हैं, अपना निर्णय देते हैं और उस निर्णय को क्रियान्वित कराने का प्रयास करते हैं। प्रबंध में इस प्रकार से उनको हिस्सेदारी मिलने के कारण से श्रमिकों को संतुष्टि प्राप्त होती है, और श्रमिकों को संतुष्टि प्राप्त होने से जो औद्योगिक प्रजातंत्र है, जो इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी है, उनको उसकी स्थापना करने में हमें सहयोग मिलता है, वो सरल रहती है। इसलिए जो इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी के लिए भी प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता एक महत्वपूर्ण तत्व है। हम तीसरा बिंदु इसका उद्देश्य अपन कह सकते हैं, वो कहते हैं संघर्ष की रोकथाम। संघर्ष की रोकथाम का तात्पर्य ये है कि जो श्रमिकों के और प्रबंधकों के बीच में अपने अपने हितों को लेकर के जो टकराव होता है, जिसके कारण से उपक्रम में हड़ताल, तालाबंदी, काम रोको, वर्ग संघर्ष और कई बार तो आंदोलन हिंसात्मक भी पहुंच जाता है, इन सब पर रोक लगाना, इन सब की रोकथाम करना संघर्ष की रोकथाम की श्रेणी में आता है। श्रमिकों के सहभागिता के कारण से श्रम और प्रबंधक दोनों के बीच में सहयोग और विश्वास बढ़ता है। जब सहयोग और विश्वास बढ़ता है तो दोनों पक्षकारों के मध्य में जो वातावरण है वो श्रेष्ठ वातावरण का निर्माण होता है। श्रमिक ये मानने लगता है कि ये उपक्रम मेरा है, वैसे ही प्रबंधक ये मानने लग जाते हैं कि श्रमिक हमारे यहाँ पर केवल एक श्रमिक नहीं है, अपितु वो हमारे इस उपक्रम के हिस्से हैं। दोनों पक्षकारों के मध्य में जब हार्मोनिकल रिलेशंस होते हैं, जब उनको ये लगता है कि हम दोनों ही इस उपक्रम के सहभागी हैं, ये उपक्रम हमारा है, इस उपक्रम के लाभ हानि में हमारा हित है, इसलिए वो संयुक्त निर्णय के द्वारा समस्याओं के समाधान करने का प्रयास करते हैं और दोनों पक्षकार विवादास्पद जो विषय होते हैं उसका हल निकालने में सफल भी होते हैं। कई बार कोई पक्ष अगर किसी निर्णय से असंतुष्ट भी होता है तो चूंकि उसको हमेशा निर्णय में भागीदारी दी जाती है, अतः वह असंतुष्ट होने के बावजूद भी कई बार उसका विरोध नहीं करता है, बल्कि वह धीरे धीरे उनको जो कमियां हैं उनको दूर करने का प्रयास करता रहता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो एक संगठन में, एक उपक्रम में जो वर्ग संघर्ष होता है कि दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, या जो हमसे टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा, या चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, ऐसी जो बातें होती हैं वो उपक्रम में नहीं होती है। और परिणाम ये होता है कि जो श्रमिकों के बीच में और नियोक्ताओं के मध्य में कई बार तो श्रमिक जो संगठन होते हैं उनमें भी परस्पर अपने हितों को लेकर टकराव हो जाता है। इसलिए यह श्रमिकों के बीच में जो संघर्ष होने वाला होता है, श्रमिकों और नियोक्ताओं के बीच में जो संघर्ष होने वाला है, या अन्य किसी प्रकार के मुद्दे में अगर कोई विवाद होता है तो उनको भी ये हल करने में सहायक होता है। नेक्स्ट अपन बिंदु इसके बारे में कह सकते हैं वो है डेवलपमेंट ऑफ लेबर्स। जो प्रबंध में जो श्रमिकों की सहभागिताओं की योजनाओं से श्रमिकों को अभिव्यक्ति का, विचारों के आदान प्रदान का प्रचुर अवसर मिलता है। क्योंकि वो निर्णय में भी सहभागी होते हैं, अतः उनका किस प्रकार से डेवलपमेंट किया जाए, उनकी किस प्रकार से ट्रेनिंग हो जाए, उनको किस प्रकार से बातचीत करनी चाहिए, उनको किस प्रकार से कार्य करना चाहिए, उनको किस प्रकार से सोचना चाहिए, अर्थात श्रमिकों के ट्रेनिंग के द्वारा, उनके प्रमोशंस के द्वारा, उनको ट्रेनिंग ऑन द जॉब के द्वारा, उनको ट्रेनिंग बाय लेक्चर्स मेथड के द्वारा उनका ऑल राउंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने का प्रयास किया जाता है। श्रमिक एक तरफ जहां श्रमिकों का डेवलपमेंट होता है, वहीं दूसरी तरफ क्योंकि जो श्रमिक है उसका भी प्रबंध के प्रति इन सारे कार्य करने के कारण से सहानुभूति पूर्वक का दृष्टिकोण डेवलप होता है, इसलिए उसको कार्य के प्रति भी संतोष होता है और वह कार्य में भी वृद्धि करता है। इसमें एक तरफ जो श्रमिक के बारे में, श्रमिक को जो नियोक्ता है वो केवल श्रमिक न मान करके उसको एक मानवीय तत्व के रूप में देखने का प्रयास करता है। उसी प्रकार से जो एक श्रमिक है वो अपने आप को वहाँ पर केवल एक श्रमिक न मान करके अपितु वह अपने आप को उस उपक्रम का एक हिस्सेदार, उसको अपना एक सक्रिय भागीदार मान करके और उसके उद्देश्यों को प्राप्ति में सहयोग प्रदान करता है। अतः इससे श्रमिकों का डेवलपमेंट होता है और श्रमिकों को जो कार्य दिया जाता है उनको
पूरा करने में उनको सहयोग मिलता है। इसका जो अपन नेक्स्ट बिंदु है वो अपन कह सकते हैं वो है प्रबंधकीय कौशल में वृद्धि। जो वर्कर्स पार्टिसिपेशन है उसके कारण से जो मैनेजरियल स्किल होती है, जो प्रबंधकीय कौशल होता है वो बढ़ता है, क्योंकि प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी से प्रबंध को उत्पादक तथा संगठन के अन्य उद्देश्यों की प्राप्ति में श्रमिकों के उपयोगी सुझाव मिलते रहते हैं। अर्थात जब अपन श्रमिकों को मैनेजरियल पार्टिसिपेशन देते हैं, मैनेजमेंट में उनको हिस्सेदारी देते हैं, तो श्रमिकों के क्या ओपिनियंस है, उनके क्या सजेशंस है, वो समय समय पर उपक्रमों को मिलते रहते हैं। उन सुझावों को प्राप्त होने के कारण से उनमें जो भी अच्छे सुझाव होते हैं, जिनके माध्यम से अपनी कार्य प्रणाली है, अपनी उत्पादन प्रक्रियाएं हैं, अपनी निर्णय प्रक्रियाएं हैं, अपने जो वेज सिस्टम है, अपना जो फ्रिंज सिस्टम है, वो किस प्रकार से उसमें और सुधार किया जा सकता है, किस प्रकार से अपनी लागतों को कम किया जा सकता है, किस प्रकार से अपने को लेबर्स का मैनेजमेंट करना है, किस प्रकार से उनके डिससेटिस्फाई और ग्रीवांसेस को अपने को दूर करना है, ये सारी बातें हमको उनके माध्यम से भी प्राप्त होती रहती है। इसलिए हमें हाउ टू हैंडल द मैन, हाउ टू हैंडल द लेबर, हाउ टू हैंडल द मैनेजर, अर्थात हमें व्यक्तियों को कैसे प्रबंध करना है, किस प्रकार से उनको हमको सही रास्ते पर लाना है, किस प्रकार से किसको हमको डराना है, किसको हमको धमकाना है, कब हमें उनका प्रमोशन, मोटिवेशनल थ्योरीज को अडोप्ट करना है, ये सारी बातें हमें श्रमिकों के माध्यम से भी प्राप्त होती रहती है। इसलिए क्या होता है कि प्रबंधकों को जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है या जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है, उनको अपने कार्यों को एग्जीक्यूट कराने में बहुत ही सुविधा रहती है, बहुत ही सहायता मिलती रहती है। और चूँकि जो सजेशंस है वो श्रमिकों के द्वारा ही दिए जाते हैं, अतः उनके सजेशंस में से ही अपन अच्छी बातों को वहाँ पर प्रबंध करने में लागू कर सकते हैं। परिणाम क्या होता है, हमारे कम समय में कम लागत पर हम श्रेष्ठ प्रबंधकीय क्रियाओं को संपन्न कर सकते हैं और परिणामतः एक संगठन के प्रबंधकीय कौशल में वृद्धि होती है। इस प्रकार से अपन मुख्य रूप से कह सकते हैं कि जो श्रमिकों का पार्टिसिपेशन होता है उसमें मुख्य रूप से श्रमिकों को उनके निर्णयों में सहभागिता देना, वर्क संघर्ष को कम करना, उत्पादकता में वृद्धि करना, श्रमिकों को संतुष्ट रखना, श्रमिकों के हितों का ध्यान रखना, नियोक्ताओं के हितों में अभिवृद्धि करना, ये इसके मुख्य उद्देश्य होते हैं। और इनको जब अपन प्रबंधकों में श्रमिकों को हिस्सेदारी देते हैं तो इन उद्देश्यों की हम आसानी से प्राप्ति कर सकते हैं। थैंक्स टू ऑल मेंबर।